हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं द कमिंग ऑफ आर्यंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट कैन अ पोएम टेल अस अबाउट द पास्ट। इस पोएम से हमें पास्ट के बारे में क्या पता चल रहा है। इस पोएम में आपको हॉर्स के बारे में बता रहे हैं जो शानो शौकत से भाग रहा है रेवर को पकड़ने के लिए, भूखे फैल्कन की तरह, हंग्री फैल्कन की तरह झपटते हुए, जीत के लिए बेचैन। वो चैरियट के दरमियान दौड़ता है, धूल को उछालता हुआ जीत के बहुत थोड़ा करीब होता है। इसका जिस्म अपने मालिक का फर्माबरदार होता है जो लड़ाई के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है, इसके गहरे पड़ोसी से, यानी जो इसके साथ चल रहा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आसमान पर गरज की तरह दुश्मन इसके खौफ से कांपता है। ये कदीम नज़म जो कि शायद 6th सेंचुरी में पहली बार लिखी गई एक जंगी घोड़े के बारे में है, लेकिन यहाँ पोएट हमें इस घोड़े के बारे में ये महसूस कराना चाहता है कि वो कितना तेज़, ताकतवर और हिम्मत वाला है। पोएट यहाँ पे इसकी तारीफ़ कर रहा है और अपने पढ़ने वाले को भी यही महसूस करवाना चाहता है। लेकिन इस नज़म में इस घोड़े को चलाने वाले लोगों के बारे में कोई इशारा नहीं मिला। शायर ने यहाँ एक फैल्कन को पकड़ने का जिक्र किया है और ऐसा लगता है कि ये जंग बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिर भी इस नज़म को सबूत के तौर पर देखना मुश्किल नज़र आ रहा है। अब हम सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे व्हाट वर आर्यंस लाइक अकॉर्डिंग टू द वेदास। वेदास के मुताबिक आर्यंस कैसे लोग थे। इस पोएम जो कि ऊपर दी गई है इसमें जंगी घोड़े की तारीफ़ की गई है जो कि कई सेंचुरीज़ के बाद लिखी गई, क्योंकि पहले लिखना इतना आसान नहीं था, इसलिए लोग ज़बानी याद कर लेते थे और जैसे जैसे सेंचुरीज गुजरी तो इसके लिखने का अमल शुरू हुआ, तो इस पोएम को भी लिख लिया गया। ये पोएम कलेक्शन ऑफ हिम्स से ली गई है जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। हो सकता है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए लिखी गई हो। इसमें बहुत सारी ज़रूरी मालूमात है आर्यंस के बारे में कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ये माना जाता है कि ये लोग पहले पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में आए थे। ये वो वक्त था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग पीरियड था। अब हम पढ़ते हैं आर्यंस अ वार्ड लाइक ट्राइब। इस हिम के अंदर ये बताया गया है कि आर्यंस जो हैं वो रेस्टलेस और वार्ड लाइक ट्राइब्स थे। वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ, कैटल के ऊपर और पेस्चर के ऊपर, मींस खेत के ऊपर और कैटल के ऊपर। और इनके बारे में ये भी पता चलता है कि वो जहाँ भी दाखिल होते थे वहाँ पे अपने दुश्मनों पर काबिज़ हो जाते थे। और वार बूटी साइज़ मींस वॉर वेपन्स जिसके पास जितने ज़्यादा होते थे लड़ाई के दौरान वो उतना ही वेल्थी तस्वुर किया जाता था। गोल्ड जो है वो डिज़ायरेबल ट्रेजर माना जाता था, लेकिन कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं थी। हो सकता है कि आर्यंस लोगों ने पैसे का इस्तेमाल ना किया हो, जबकि जिसके पास जितना ज़्यादा कैटल होता वो उतना ही अमीर तस्वुर किया जाता। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि किस तरह खेतों को लेवल किया जाता है और सीड को प्रोसेस करने का क्या तरीका है। लव फॉर म्यूज़िक एंड डांस। आर्यंस को म्यूज़िक और डांस से बहुत लगाव था। वो बहुत ज़्यादा ड्रम्स भी बजा सकते थे और वैरायटी ऑफ कैम्बल्स भी प्ले कर सकते थे। उन्हें सिंगिंग और डांसिंग बहुत पसंद थी और वो उसको बहुत इन्जॉय करते थे। इनस्लेविंग अदर ट्राइब्स मीन्स वो दूसरे लोगों को पर कब्ज़ा कर लेते थे। ऋग्वेद में बताया गया है कि आर्यंस के वेंडरिंग बैंड्स थे, ऐसे ग्रुप्स थे हर्ड्समैन के जो कि कब्ज़ा कर लेते थे और अपना गुलाम बना कर रखते थे डार्क स्किन लोगों को जो कि इंडिया में रहते थे, और उन्हें दासीज और डावियंस कहा गया। अब हम इनकी सेटलमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ सेटल हुए थे। आर्यंस ने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सेटल डाउन होना शुरू किया, मतलब इंडिया में, लेकिन उनके जो घर थे वो बिल्कुल सिंपल विलेज बिल्डिंग्स की तरह थे जो कि लकड़ियों से बने हुए थे, ना कि मड ब्रिक हाउसेस से जो कि इंडस वैली के टाउन्स और सिटीज़ में बने हुए थे। वैसे नहीं थे, लकड़ी के बने हुए थे, जबकि इंडस वैली टाउन्स और सिटीज़ में मड ब्रिक से बनाई गई थी जो भी घर बनाए गए थे। जब आर्यंस ने साउथ एशिया पर अपना इन्फ्लुएंस डाला तो वो वैदिक पीरियड कहलाया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम सिर्फ डिपेंड करें ऋग्वेद हिम्स पे और इसको माने कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं आर्यंस का। हो सकता है कि ये जब बनी हो इसके कई साल बाद लिखी गई हो, अराउंड 1200 BCE। इसकी डेट बताना, एक्यूरेट डेट बताना बहुत मुश्किल है और ये जज करना भी मुश्किल है कि ये हिम्स असल में लिखी कब गई और कहाँ से मिली हैं, कि इनको लिख लिया गया ऋग्वेद में एज अ हिम। यहाँ ये कहना भी मुश्किल है कि ये कितनी एक्यूरेट है, लेजेंडरी है या प्योर सिर्फ इमेजिनेशन ही है जिसकी बेस पे इसको लिखा गया है।
बहुत सारी हिम्स ऐसी भी हैं जो गॉड के लिए लिखी गई हैं। जिसने भी ये हिम्स लिखी हैं उसको ये आइडिया नहीं होगा कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में छानबीन करेंगे या इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इतने हज़ारों साल बाद भी।